आज का मुद्दा राजस्थान में सरकारी नौकरी में फर्जी तरीके से भर्ती से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया और एसओजी की पूछताछ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश हनुमान प्रसाद मीना ने खुलासा करते हुए कहा है कि 13 विभागों की नौकरी में 100 से ज्यादा लोगों को उसने नौकरी पर लगवाया। हनुमान प्रसाद के मुताबिक हर नौकरी के बदले उसने 3 से 7 लाख रुपए भी लिए। हनुमान प्रसाद मीना से जयपुर के एसओजी मुख्यालय में पूछताछ की गई और इस इनामी बदमाश के खिलाफ 3 मामले भी दर्ज किए गए हैं। तो इन मामलों के जरिए बहुत सारे खुलासे होंगे और जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, इन पूछताछ के अंदर कई ऐसे राज हैं जो कि सामने आएंगे। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर बांसवाड़ा में रीट और अन्य भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में कुशलगढ़ पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। फर्जी डमी कैंडिडेट मामले में पुलिस ने कई सरकारी स्कूलों में नियुक्त 9 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें 7 टीचर लेवल 2 और 2 टीचर लेवल 1 के हैं। शिक्षक भर्ती मामले में पुलिस एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है और अब तक पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही प्रदेश के करीब 15 जिलों के संदिग्ध लोगों पर भी पुलिस और एसओजी की नजर है। मामले का मुख्य सूत्रधार संदिग्ध विरमाराम भी गिरफ्तार हो चुका है। एसओजी ने बताया कि फर्जी डमी कैंडिडेट मामले में बांसवाड़ा के अलग अलग सरकारी विद्यालयों में नियुक्त 9 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसमें शिक्षक विनीश, गौरव, तमाम ऐसे लोग जो कि इस दौरान जिनके ऊपर शक का दायरा था, वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। वहीं बांसवाड़ा एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर बागीदौरा पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी और कुशलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और आज का मुद्दा में हम फर्जीवाड़े और डमी कैंडिडेट के जरिए सरकारी नौकरियों में भर्ती और बेरोजगार ईमानदार युवाओं के हक के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ एक बड़ा और खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है। राजस्थान में पेपर लीक मामलों की जांच कर रही एसओजी के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। एसओजी ने बीते दिनों एक आरोपी जो कि 50,000 का इनामी भी है, हनुमान मीणा, उसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद रिमांड पर लेकर के उससे पूछताछ कर रही है। एसओजी की पूछताछ में हनुमान ने बड़े खुलासे किए हैं और चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि उसने बताया है कि वह अब तक 100 से अधिक लोगों को गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बदले डमी कैंडिडेट बिठाकर या पेपर लीक के जरिए 100 से अधिक लोगों को नौकरी लगवा चुका है। इसमें 16 लोगों को सीधे तौर पे उसने ही उन लोगों के बदले डमी कैंडिडेट बिठाए थे। इसमें से 9 जो हैं वो अभी सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं। जाहिर है इस आंकड़े के बाद एसओजी की टीम जो है वो पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। अब एसओजी को उन लोगों की तलाश है जो हनुमान मीणा एवं उससे जुड़े हुए जो गैंग के सदस्य हैं, उनके जरिए जिन्होंने नौकरी पाई है और वो कहीं कहीं काम कर रहे हैं। और इस पूरे खेल में लाखों रुपए का खेल होता था, क्योंकि एक भी कैंडिडेट जिसको भी डमी कैंडिडेट के रूप में बिठाया जाता था उससे भी पैसे दिए जाते थे, जिसके बदले में डमी कैंडिडेट बिठाया जाता था उससे लाखों रुपए वसूले जाते थे। इतना ही नहीं, हनुमान मीणा ने अपने भाई को भी परीक्षा पास करवाई थी पेपर लीक के जरिए और खुद भी वो पेपर लीक के जरिए सरकारी सेवा में भर्ती हुआ था, क्लर्क के पद पर कार्यरत था। उस पर पहले से भी 3 मुकदमे दर्ज हैं और अब इस मामले में पूछताछ के बाद कई सारे नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल हनुमान मीणा ने एसओजी को उन लोगों के बारे में बताया है जिन 16 लोगों के बदले इसने सीधे तौर पे अपने एंड से डमी कैंडिडेट बिठाए थे। अब उन सभी की तलाश एसओजी की टीम कर रही है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी सेवा में हैं, कुछ पास नहीं हो पाए थे और कुछ बाद में दूसरे चरण की परीक्षाओं में फेल कर गए थे। लेकिन एसओजी की नज़रें अब इन सब पर हैं, क्योंकि पेपर लीक के पूरे मामले की जांच का जिम्मा जो है वो एसआईटी गठित करके दिया गया था और एसओजी के जो चीफ हैं एडीजी वीके सिंह, वही इस पूरे मामले की जाँच भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हनुमान मीणा ने उन भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट भी दी है जिसमें पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक अधिकारी भर्ती परीक्षा और उसके साथ साथ संगणक भर्ती परीक्षा और एएसआई भर्ती परीक्षा जो हुई थी, इसके साथ साथ कुल 7 ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें इसने डमी कैंडिडेट बिठाए थे और उसमें लाखों रुपए वसूले थे। अब एसओजी की टीम इन सभी लोगों की तलाश में है जो डमी कैंडिडेट बनकर बैठे थे
जिनके बदले डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, और उसके साथ साथ इस बात का पता लगाने की भी कोशिश में है कि पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाने के इस रैकेट के जरिए जो अथाह संपत्ति उसने इकट्ठा की है, उन संपत्तियों का ब्यौरा भी एसओजी जानने की कोशिश में जुटी है। और इतना ही नहीं, एसओजी की टीम अब यह भी जानना चाह रही है कि इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं ताकि उन तक भी पहुंचा जा सके। पेपर लीक के इस पूरे रैकेट में अलग अलग गैंग का हर दिन खुलासा हो रहा है। पहले जगदीश बिश्नोई, जिसको गुरु के नाम से जाना जाता है, उसके गैंग का नाम सामने आया था, फिर बीकानेर में एक अलग गैंग का नाम सामने आया और अब ये गैंग। तो सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो उसमें अलग अलग गैंग ने पेपर लीक किया, डमी कैंडिडेट बिठाए और इसके जरिए बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। क्योंकि लंबे वक्त से राजस्थान के अभ्यर्थी भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा में जबकि इतने सारे खुलासे हो चुके हैं, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि जब एक और नया खुलासा हुआ है, कुछ और नए तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद भी क्या सरकार यह फैसला लेती है कि वह एसआई भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द करके नए सिरे से परीक्षा कराएगी, या फिर जितने भी आरोपी हैं उनके जरिए जिन पर भी दोष सिद्ध हो पाता है, सिर्फ और उनकी नौकरी समाप्त करवाने के बाद बाकी लोगों की नौकरी जारी रहती है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। पूर्व में बांसवाड़ा जिले में 7 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें डमी कैंडिडेट्स बैठाए जा करके अलग अलग प्रकार से सूचना सहायक व टीचर की नौकरी प्राप्त की गई थी। कल भी एक 8वां मुकदमा जिसमें 9 लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है, जिसमें टीचर्स हैं जिन्होंने डमी कैंडिडेट्स बैठा करके नौकरी प्राप्त की गई है। एडिशनल एसपी इस पर तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गिरफ्तारियां की जाएंगी। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है सर? कुल 7 गिरफ्तारियां हम कर चुके हैं पूर्व के मुकदमों में, और कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। जल्दी कुछ लोगों को और गिरफ्तार किया जाएगा। तो सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने का मामला और इसमें कैसे सरकारी नौकरियों के अंदर एंट्री कराई जाती है पैसे लेकर के, ये एक बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है। पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे इसमें आने वाले समय में भी होते हुए नजर आएंगे। हर पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो असल हकदार हैं उनका हक छीना जा रहा है और इसी को लेकर के एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ स्टूडियो से नीरज शर्मा जी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विकास सोमानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार मीना जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी अनिल कुमार गोटवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। अब लेकिन शुरुआत में नीरज जी आपसे ही कर रहा हूं। जिस तरीके का ये मामला है, असली जो हकदार हैं, और हम हमेशा से नौकरियों को लेकर के बात करते हैं, जब संकट की बात है तो ऐसे में एक शॉर्टकट रास्ता, एक गलत रास्ता जो कि आपको एक गहरे कुएं में ले जा रहा है, वहां आकर के नौकरियां जब दी जाने लगती हैं, डमी कैंडिडेट बिठाए जाते हैं। इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, ये आज का नहीं है, ये काफी समय से चल रहा है। अभी भी सिस्टम के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और इसी बैकडोर से उनकी एंट्री हुई है। उनकी पहचान करना ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये जो खुलासा हुआ है ये बड़ा चौंकाने वाला है। शुभेंदु, देखिए, ताज्जुब की बात यही है कि सरकारी सेवा में रहने वाला ही एक कर्मचारी राजस्व विभाग का हनुमान प्रसाद मीणा, जो अब निलंबित हो गया है क्योंकि एसआई भर्ती जो परीक्षा मामला हुआ था, इसमें डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा पास कराने के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 50,000 रुपए का ये इनामी व्यक्ति था। कोटा में जो मामला हुआ उसको लेकर के इनको गिरफ्तार किया गया था और जब इनसे एसओजी ने पूछताछ की तब इन्होंने राज उगले कि किस तरीके से इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को अलग अलग 13 विभागों के अंदर भर्तियां करवा दी हैं और 3 से 7 लाख रुपए प्रति जो कैंडिडेट था उससे वसूली भी करी, यानी करोड़ों रुपए का जो वसूली है वो इनकी ओर से की गई है। और इसमें पूरा एक बड़ा नेक्सस जो है वो सरकारी कर्मचारियों का इसके अंदर इन्वॉल्व है। 40 आरोपी जो है, करीब 40 से 41 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें 12 तो जो है उनको एसओजी ने उनके ऊपर इनाम रखा हुआ है 12 आरोपियों पर इनमें से। और जो हनुमान था, इन्होंने ही चयनित थानेदार जो चेतन मीणा थे, इनका जो सिलेक्शन जो है वो करवाया था डमी कैंडिडेट बैठा करके। तो ये निश्चित रूप से ये हनुमान मीणा, अब इससे कई खुलासे की उम्मीद है कि किस तरीके से
जो सरकारी नौकरियां थी राजस्थान में, भर्तियां थी अलग अलग, उसके अंदर अलग अलग विभागों में किस तरीके से इन्होंने जो कैंडिडेट्स थे उनको डमी तरीके पर बैठा करके और भर्तियां करवा दिया। अब सरकारी सिस्टम को दीमक की तरह जो भर्ती किए गए जो फर्जी तरीके से आए लोग हैं वो खा रहे हैं, दीमक की तरह चट कर रहे हैं। और जो बेरोजगार अभ्यर्थी थे, जो ईमानदार अभ्यर्थी थे, जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने मेहनत की, उनका हक मार लिया उन डमी कैंडिडेट्स के जरिए फर्जी जो लोग आ गए हैं। अब जब फर्जी तरीके से भर्ती होकर के थानेदार आएगा या अन्य भर्ती सेवा में आएगा, इसी तरीके से शिक्षक भर्ती मामला जो था रीट लेवल 1 और 2 में भी फर्जीवाड़ा हुआ। तो जिस तरीके से फर्जीवाड़े हुए, पुलिस ने 9 आरोपियों को इसमें नामजद किया है, आरोपी बनाए हैं, 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पुलिस विभाग हो, चाहे ये शिक्षा का विभाग हो या अन्य विभाग हो, इन सब में ये बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का खेल और डमी कैंडिडेट बैठाने का खेल चल रहा है। और बेरोजगारों पर सबसे ज्यादा जो मार है वो इस चीज की पड़ रही है, क्योंकि बेरोजगार एक किसान का बेटा जब आता है या आम व्यक्ति का जब पुत्र या पुत्री उसकी पढ़ती है और मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, माता पिता का हम सहारा बनेंगे, लेकिन उनके सालों की मेहनत जब वो पीजी में जाता है, वहां पढ़ता है या कमरा ट्यूशन पे जब वो जाता है, ट्यूशन की कोचिंग की फीस भरता है, कमरे की फीस भरता है, खाने पीने का शहर में पानी में चली जाती है, पूरा साल बर्बाद होता है। बिल्कुल। और इसलिए मैं जरा सुमानी जी को जोड़ लेता हूं। सुमानी जी, बड़ा सवाल है, आप कहेंगे कि साहब पहले की भर्ती परीक्षाएं थी उनमें तब भर्तियां हुई थी, लेकिन आज सरकार आपकी है और शुरुआत में यही कि आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास कितनी काबिलियत है, नंबर्स कितने हैं, वो सब पीछे रह गया। आपने किसी को पैसा दिया, हनुमान मीना जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो सिस्टम में आज भी मौजूद हैं, पैसा लेकर के नौकरी लगवाने का काम कर रहे होंगे, लोगों को बरगला रहे होंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या एक्शन होगा सरकार का? शुभेंदु जी, आप देखें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, अभी आपके चैनल के द्वारा भी बताया जा रहा था कि एक के बाद एक एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, और जहां भी पेपर लीक मामले में और चीटिंग के मामले में और जो लोग ऐसे जो है कि लोक सेवक के पद पर काम कर रहे हैं, जो इस तरह के भ्रष्टाचार में कदाचित करके और इस तरह के कार्य करके और नौकरी प्राप्त करके और नौकरियां करने लग गए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि यदि डमी कैंडिडेट बना के या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और इस तरह से जो सरकार में नौकरी लग गए राजस्थान में और कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी, और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। आप ये देखिए कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसमें कहीं भी अब आप ये सोचिए कि ये जब खबर उन लोगों के बीच में पहुंच रही है, युवा जब इस खबर को भी देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, जिस एग्जाम को वो देकर के आए, जिसमें अब उनको ये पता चल रहा होगा कि साहब पैसे देकर के किसी और की एंट्री हो गई, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। काबिलियत थी उनके पास, सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाए। लेकिन जो हालात पिछले 5 साल में जो बन गए थे, जिस तरह का नेक्सस बन गया, और एक देखो कि आप देखिए कि एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां, एसओजी को जो इनपुट मिल रहे हैं, ऐसे इनपुट शायद राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं मिले होंगे। जिस प्रकार के हालात बन गए कि कभी कभार हम नकल होने की या पेपर चीट की मामले की या किसी तरह का पेपर के खुलासा होने की ये बात जरूर कभी कभार सुनते थे, लेकिन ये तो एक तरह से ये रूटीन प्रक्रिया बन गई कि जिस भी नकल में, जिस भी पेपर में, चाहे जिस भी एग्जाम में, भर्ती में, जो लगातार पिछले 5 साल में, क्योंकि सीबीआई को एंट्री बंद कर दी पूर्व गहलोत सरकार ने और कई एजेंसियों को सुस्त कर दिया, और एक राजनीतिक संरक्षण के चलते इतना बड़ा ये अपराध का एक बड़ी गैंग खड़ी हो गई। जो युवाओं राजनीतिक संरक्षण था किसका राजनीतिक संरक्षण था? देखिए कहीं ना कहीं कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा नेता है जो संरक्षण दे रहा था? देखिए कांग्रेस सरकार में हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर ये समय रहते कार्रवाई हो जाती तो आज युवाओं का भविष्य इस तरह से नहीं होता कि वो ये देख के अखबारों पढ़ के और मीडिया के माध्यम से जानकर क्या अफसोस जता रहे होंगे कि वो बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत की उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और डमी कैंडिडेट बैठ के और लाखों रुपए में पेपर देके। ये तो आरोप की बात है सिर्फ, आपको नहीं लगता कि सिर्फ आरोप की बात है? नहीं, आरोप नहीं। देखिए अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाना और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार में या इस तरह के जो अनुचित साधनों के मार्फत जो नौकरी लग के और नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो उसमें भी राजस्थान सरकार ने आदेश निकाला है कि किसी भी हालत में किसी भी इस तरह के अपराधी तत्व और ठीक है, राजकुमार जी को जोड़ रहा हूं। राजकुमार जी, ये राजनीतिक संरक्षण के चलते ऐसे लोग फल फूल रहे हैं और इसीलिए सिस्टम के अंदर बने हुए हैं, बड़ा आरोप है, जवाब दीजिए।
लगातार देखिए बुलडोजर तक कार्रवाई कर रहे हैं अपराधी। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे हम राजनीति ना करके इस पे सीधे सीधे उसके समाधान की ओर और उसको रोकथाम की ओर बात करें तो अच्छा है। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कांग्रेस ने संरक्षण दिया। मैं आपको बता देता हूं, पिछले 10 साल में 24 पर्चे लीक हुए हैं, सॉरी 26 पर्चे, जिसमें 12 पर्चे बीजेपी सरकार में हुए थे और 14 पर्चे हुए कांग्रेस सरकार में। ऐसा तो नहीं है ना, नेट बंद आप कर रहे थे कांग्रेस सरकार, नेट बंद होने के बाद पेपर लीक होते अपराधी एक से एक तरफ गए थे। बीच में मतलब ये संवेदनशील मुद्दे को मजाक विकास जी एक बार पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, है ना। ये संवेदनशील मुद्दे को संबित पात्रा यूनिवर्सिटी से निकले। नहीं ठीक है मीना जी बताइए। ठीक है, जब 26 पेपर लीक होते हैं उसमें 12 पेपर बीजेपी गवर्नमेंट में लीक होते, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? चलो ठीक है, हम इस मुद्दे पे आना नहीं चाहते क्योंकि एक गिरोह होता है और एक दिन में पनपता नहीं है। कोई भी जुर्म करता है उसका खुलासा होता तो एक दिन में गिरफ्तारी नहीं हो जाती, मुजरिम 10-10 साल भी गायब रहते हैं। ये बोलते हैं हमारी सरकार कर रहे हैं, मुकदमे सारे कांग्रेस सरकार में हुए। यहां तक कि इसमें कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें पाए गए तो कांग्रेस सरकार ने उनको बचाया नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको जेल भेजा है। दूसरी बात, हमें यह बात करना चाहिए कि कितने आपने आपके समय जब 12 पर्चे लीक हुए थे उसके रोकथाम के लिए क्या किया, जबकि गहलोत साहब ने एक अधिनियम 2022 में पारित किया कि कोई भी इसमें पाया जाता है तो उसको 10 वर्ष का तो कठोर कारावास और 10 करोड़ रुपए। नहीं, विकास सोमानी जी ये कह रहे हैं कि आपके समय में जब भर्तियां हुई तो उसको तभी के तभी रोक क्यों नहीं दिया गया? अब भी तो ये मामले पकड़े जा रहे हैं ना, अब भी तो आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्शन लिया जा रहा है। उस वक्त भी अगर कर दिया जाता तो शायद आज की नौबत नहीं मिलती। एजेंसियों को कमजोर कर रखा था कांग्रेस सरकार में। आपने किस तरह से कार्रवाई करी आप देखिए, और जो एसआईटी गठन किया वो किस तरह से कार्रवाई कर, लगातार गिरफ्तारी हो रही है और लगातार इनसे रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुनिए पहले राजकुमार जी को सुन लेते हैं। तो कॉल करके किसी को ये थोड़ी बताता मैं खा चुका हूँ। कोई अपराधी 6 महीने में पकड़ाई में आता है, कोई साल भर में, ऐसा तो नहीं है। हमने कार्रवाई नहीं की, हमने जब भी कार्रवाई की जो अपराधी बच के भागे हुए तो वो पकड़ाई में आए। और ये बोल रहे सीबीआई के हाथ बांध रखे थे। प्रभु सीबीआई तो केंद्र के अधीन रहता है, राज्य के अधीन थोड़ी होता है। 2020 में सामान्य सहमति गहलोत सरकार ने समाप्त करी थी। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्यमंत्री शर्मा जी ने दोबारा उसको शुरू किया। पार्टी ने क्या उचित कदम उठाए कठोर कार्रवाई करने के लिए? आज भी केंद्र, आपने देखा पूरे देश में नीट का पेपर पर्चा लीक हुआ है, क्या बनाया आपने? केवल 10 लाख रुपए जुर्माना। केंद्र का कानून बना दिया अनुचित साधन निवारण अधिनियम, और आप देखो कि उसमें 2024 में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है ना छात्रों का भरोसा। जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं उनके ऊपर जो छात्रों का भरोसा होना चाहिए, क्या वो वापस से कायम रहेगा? और अगर इस तरीके की भर्तियां होंगी तो अपने आप में जो लोग हैं जो इस तरीके के एग्जाम में आते हैं, शामिल होते हैं, उनके मन में भरोसा टूटता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, बेरोजगार संघ से हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। मैं लेकिन अनिल कुमार सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। अनिल सर, सिस्टम के अंदर अभी भी कई ऐसे लोगों की एंट्री हो चुकी है जो कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल करके आए हैं, बैकडोर से उनकी एंट्री हुई। ऐसे लोगों की पहचान होना बड़ा जरूरी है। और जो हनुमान मीना जैसे लोग हैं जो कि सिस्टम में रह करके सरकारी सिस्टम के अंदर ही उस पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेकर के नजीर पेश करने की जरूरत है। देखिए, टोंक जिला बहुत छोटा है और ये टोंक में अलीगढ़ का रहने वाला है और सवाई माधोपुर और टोंक इसका कार्य क्षेत्र रहा है। कार्य क्षेत्र मतलब अपने रिलेटिव्स को सबसे पहले, फिर जानकार को और फिर इनके परिचित को ये नौकरी लगाने का और ये कार्य इसका कर रहा है। कोटा में नौकरी करता था लेकिन ये ज्यादातर टोंक और अलीगढ़ और उनियारा और इसके पास ही ये रहता था। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसका नाम लंबे समय से आगे आ रहा था कि ये भाई पैसे लेके, क्योंकि इसके अंदर एक इनके जो खास मिलने वाले थे उसके कुछ पैसे तय हुए थे और इसको पैसे नहीं दिए गए, तो ये झगड़ा जग जाहिर हो चुका था। मतलब ये पता था कि इसने कहीं ना कहीं किसी को नौकरी लगाया है और अब पैसे नहीं दे रहा है। इसके बारे में इवन मेरे को ये शायद मैं कह सकता हूँ कि मतलब पुलिस तक वहां पर रिपोर्ट करने की बातें आई थी कि ये साहब इस तरह से चीटिंग करके और पैसे ले लिए। 3 मामले पहले से दर्ज हैं। जब पहले से ही पता है कि ऐसा आरोपी है, इस मामलों में संलिप्त है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना, जरूरत है उसमें। अब मेरा ऐसा मानना है कि अब ईडी कहाँ गई है? ईडी की एंट्री होनी चाहिए ना भाई, पहले भी हो रही थी। अब ऐसे व्यक्तियों के जब नाम आ गए सामने और इसके अंदर पश्चिमी राजस्थान के, चाहे वो जालोर हो, पाली हो, सिरोही हो, ये इस जिले के
जो बैठने वाले हैं डमी कैंडिडेट, वहां से ये लाया करता था और फिर बिठाया करता था। तो एक पूर्व पश्चिम मतलब इनका ऐसा गठजोड़ इसने बना पूरा नेक्सस बना हुआ था, एक लंबा अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क था। और इस नेटवर्क में अभी भी, क्योंकि खुले में होगा, अभी तो कुछ लोग ही हैं। अब सवाल तो यहां पर यह है कि तो क्या ये इतने बड़े तालाब की ये कुछ छोटी मछलियां हैं, इसमें बड़े मगरमच्छ अभी भी पहुंच से दूर हैं। मैं इसमें जरा अशोक जी को जोड़ लेता हूं। अशोक जी, जो लोग हैं नौकरी की आस में लगाए बैठे मेहनत करते हैं, उनके पास नंबर भी होते हैं, डिग्रियां भी होती हैं, हिम्मत भी होता है, जज्बा भी होता है, लेकिन वो ऐसे लोग जो जिनके पास पैसा है वो बैकडोर से एंट्री करा करके ले जाते हैं। और जब ये मामले खुलासे होते हैं तो बड़ा युवाओं का मन बड़ा टूटता है। नहीं सुविंदर जी, देखो बात क्या होती है, दोनों राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं, बीजेपी से बैठे हैं, कांग्रेस से बैठे हैं, और दोनों ही युवा भी हैं और मेरे सारे सीनियर। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं सबसे ही कि कानून में हमेशा बात, कानून लाना और इंप्लीमेंट करना दोनों चीजें हैं। युवाओं के लिए आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, सबसे बड़ी बात, जब ये पेपर लीक हुआ था तो उस समय के तत्कालीन जो डीपी जारवली जी, उनका नाम आया था, उनका खुद ही स्टेटमेंट था कि मैं तो एक छोटी मछली हूं, मेरा क्या है, मेरे से ऊपर बहुत बड़े लोग हैं। तो आज तो उसके बाद वो नाम गायब हो गया, कहीं नहीं आया। आज हनुमान पकड़ा गया है, ये आरोपी, ये तो एक छोटी मछली है। हमेशा हम कहते हैं जब तक उस आदमी को नहीं पकड़ोगे कि पेपर लीक हुआ किया किसने है, कहीं से तो है, या तो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, या प्रिंट या पेपर जहां बन के वापस आए वहां से कहीं तो है ना, क्योंकि मैन जो जड़ है ना, सवाल ये भी कि अगर सिस्टम में बहुत छोटा है तो उसको संरक्षण देने वाले बहुत से लोग होंगे, तब तक ये प्रकरण नहीं रुकेंगे। अब और मैं इस चीज के लिए, देखो हमेशा हमारा एक धैर्य है कि आज भजनलाल सरकार जी अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस सरकार में हमने आंदोलन किए, तब कांग्रेस सरकार वो हमारे आंदोलन को देखते हुए, युवाओं का जोश देखते हुए बिल लेके आई, वो उसका भी हमने स्वागत किया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने आते ही एसआईटी गठन करके जो कार्रवाई शुरू की, बिल्कुल स्वागत योग्य है, हम उसके तारीफ करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन मैं विकास जी से एक ही सवाल पूछूं, विकास जी, जो मैन सरगना है, मैन कड़ी है, वो नहीं आ रही है अभी तक। ठीक है, अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। ठीक है, जरा जल्दी से इस पर एक जवाब ले लेते हैं विकास जी को, जरा जल्दी से। ठीक है अशोक जी, एक आदमी का नाम, एक आदमी, विकास सोमानी जी, कितने लोग कहा ये जा रहा है, ये तो ये हनुमान मीना जैसे लोग, ये छोटी मछलियां हैं, अभी बड़े मगरमच्छ इस खेल के बहुत बाकी हैं, और उनके ऊपर एक्शन कब होगा, कैसे होगा? आप खुद भी बता रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है, तो पकड़िए ना उन लोगों को। देखिए, पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी, जब का इतना बड़ा जो गैंग के रूप में कार्य करने लगे हैं, अब आप देखिए कि एडीजी एसओजी ने भी इस बात को कहा है और लगातार इसके इन्वेस्टिगेशन की अभी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और जहां जहां तक जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, वो किसी भी हालत में कोई नहीं बचेगा, बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो। पहले भी कह चुके हैं कि अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी का आता है और इन्वेस्टिगेशन का विषय बनता है, तो वो कहीं भी किसी तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर चुकी और कार्मिक विभाग इस बात को आदेश जारी कर चुका कि जो इस डमी कैंडिडेट के रूप में या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या नकल करके जो लोक सेवक अपनी नौकरियां भी कर रहे हैं, तो उन नौकरियों को जो विभाग को भी उनके लिए निर्देशित कर दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई और उनमें भी जांच की जा रही है। तो ये तो कोई संशय का विषय नहीं है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी इसमें बचेगा। ये बात आप सुनिश्चित रूप से माने कि अब जो है वो अपराधी को सलामत तक पहुंचेंगे और इस व्यवस्था को दुरुस्त होगी। जो पिछले 5 साल में जो व्यवस्था खराब थी, वो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ लगातार रहेंगे और उनका भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ नहीं। मैं जरा जल्दी से नीरज जी को जोड़ लेता हूं। नीरज जी, एक चीज बताइए कि अगर अभी भी कहा जा रहा है कि सिस्टम तैयार हो गया है, नियम कायदे कानून है, सब कुछ तय है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, अगर उसके बावजूद भी डमी कैंडिडेट बिठा दिए जाते हैं, तो फिर किसकी जिम्मेदारी? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है कि डमी कैंडिडेट बैठा करके बेरोजगारों का हक मारा गया है। जो एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी ने जो 2 चार्जशीटें पेश की हैं, इसके अंदर जो नाम है उनमें कुख्यात सुरेश ढाका समेत 41 के खिलाफ अभी जांच लंबे चल रही है। 41 लोग हैं और 12 तो ऐसे हैं जो इनामी हैं इसके अंदर, और ज्यादातर जो है वो सरकारी कर्मचारी इसके अंदर लिप्त हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो इसके अंदर भी लेवल 1-2 के अंदर देखा हमने 7 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 आरोपी बनाए गए हैं, वो शिक्षक ही हैं, यानी सरकारी स्कूलों के टीचर हैं। कुल मिलाकर के जो ये बड़ा खेल हुआ, पिछली जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए मुद्दा उठाया था और यह आरोप लगाया था कि सरकार के मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। अब सरकार सत्ता के अंदर आ गई है बीजेपी की, इतना लंबा समय हो गया, अब लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो भी चालू की गई हैं, कुछ आरोपी पकड़े जा रहे हैं,
लेकिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उनके ऊपर अभी तक क्या एक्शन हुआ? यानी कि पॉलिटिकली जहां मामला सामने आता है, राजनेताओं के ऊपर या बड़ी मछलियां जो संरक्षण देने वाली हैं ऐसे आरोपियों को, या फिर पेपर लीक कराने में जिनके नाम लिए गए थे, या फिर डीपी जारोडी ने भी जिसके लिए कहा, तो क्या उन लोगों के ऊपर हाथ अभी तक डाला गया? तो यहाँ पर जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो क्यों बचती हैं? क्या कारण है सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो नेताओं पर हाथ डालने से बचती है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अनिल कुमार सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, समय थोड़ा सा कम है। अनिल सर, एक चीज बताइए, यहां पर जांच का दायरा आगे बढ़ाने की जरूरत है? इसमें अभी भी हिचकिचा रहे हैं जांच एजेंसी काम, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे? नहीं, ये जांच एजेंसी के अलावा बिना सेंटर की मिली भगत के ये काम संभव मेरे हिसाब से नहीं है। जो चिन्हित करके जो सेंटर थे उनके खिलाफ उनकी वो जो मान्यता है उनको रद्द कराने की कार्रवाई बहुत आवश्यक है। ऐसे सेंटर को आइडेंटिफाई करेंगे, ये चिन्हित करें, ये हर एक स्कूल या हर एक कॉलेज या हर एक उस पे नहीं हो सकती है चीटिंग की कार्रवाई। ये सेंटर्स हैं, कुछ सेंटर हैं, उनके लोग वाग मिले हुए हैं, उनके जो पदाधिकारी प्रधानाध्यापक स्कूल है या स्कूल के जो मालिक हैं वो सारे मिले हुए हैं, और ज्यादातर ये प्राइवेट है। तो ऐसों को तो आइडेंटिफाई करके इनको एक समाज में संदेश देना चाहिए कि भाई इनको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया या इनको हटा दिया, या बुलडोजर वहां चलना चाहिए सेंटर्स के ऊपर। ये एक मेरा इसमें सजेशन है एसओजी को कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि एक नजीर पेश हो सके। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आरोप बहुत सारे हैं, अब लोगों की निगाह इसी बात पर है कि आगे इस पर एक्शन क्या होगा, तस्वीर क्या होगी, ये देखने वाले आने वाले समय में पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के।